अध्याय 22 मूल्यांकन और समीक्षा। 8वीं सदी से आरंभ होकर 17वीं सदी के अंत तक के 1000 वर्षों में देश के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में तथा कुछ हद तक सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। सामाजिक जीवन में इस्लाम द्वारा पैदा की गई चुनौती के बावजूद जाति प्रथा का वर्चस्व बना रहा। साथ ही राजपूत राजाओं की राजनीतिक सत्ता समाप्त हो गई, जो धर्म की रक्षा को अपना कर्तव्य समझते थे और जिसका मतलब अन्य बातों के अलावा समाज के वर्णाश्रम धर्म को सुरक्षित रखना था। यूं तो नाथपंथी जोगियों और भक्ति मार्गी संतों ने जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की, पर वे इसमें कोई दरार न डाल सके। कालांतर में एक अनकहा समझौता भी हुआ। कुछ उल्लेखनीय अपवादों को छोड़ दें तो संतों द्वारा जाति प्रथा की आलोचना रोजमर्रा के जीवन अर्थात लौकिक जीवन को नहीं छूती थी। दूसरी ओर ब्राह्मणों ने भक्ति मार्ग को सभी जातियों और विशेषकर शूद्रों के लिए मुक्ति का मार्ग बतलाए जाने पर अपनी सहमति दे दी। मीरा जैसी अन्य संत स्त्रियों ने और सूरदास जैसे दूसरे संतों ने स्त्रियों के लिए भी भक्ति का मार्ग खोल दिया, जिसके द्वारा वे पति की सेवा और उसके प्रति कर्तव्य निभाने के कार्यों से ऊपर उठ सके। फिर भी ब्राह्मण अपने विशेष अधिकारों का दावा करते रहे, जिसमें प्रवचन और शिक्षा देने का एकाधिकार भी शामिल था। अंशतः हिंदू धर्म में आदिवासी समूहों के समावेश के, अंशतः नए पेशेवर समूहों के विकास के और अंशतः स्थानीय और क्षेत्रीय भावनाओं के कारण जाति प्रथा के ढांचे के अंदर नए उपसमूह पैदा हुए। साथ ही कुछ समूह अपनी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के अनुसार वर्णक्रम में ऊपर उठते और नीचे गिरते रहे। इस संदर्भ में राजपूतों, मराठों और खत्रियों और मीनाओं का उल्लेख किया जा सकता है। भक्त और सूफी संतों ने हिंदू और इस्लाम धर्मों के बुनियादी तत्वों के बारे में धीरे धीरे एक बेहतर समझ पैदा की और इस बात पर जोर दिया कि उनके बीच बहुत समानता है। इसके कारण आपसी सामंजस्य और सहिष्णुता की भावना मजबूत हुई। हालांकि एक संकीर्ण, असहिष्णु दृष्टिकोण की पैरवी करने वाली शक्तियों की जकड़ बनी रही और वे कभी कभी राज्य की नीतियों को भी प्रभावित करती रही। पर कुल मिलाकर देखें तो ऐसे अवसर कम ही आए। भक्त व सूफी संतों ने धर्म संबंधी दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन पैदा किए और दिखावे की रस्मों अनुष्ठानों की जगह सच्ची आस्था पर जोर दिया। उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं और उनके साहित्य के विकास में भी योगदान दिया, मगर धार्मिक आध्यात्मिक विषयों से अत्यधिक सरोकार रखने के कारण बुद्धिवादी विज्ञानों का विकास पीछे रह गया, विशेषकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। कुल मिलाकर देखें तो स्त्रियों की दशा बदतर हुई। स्त्रियों को अलग थलग रखने का या पर्दे का चलन बढ़ा। हिंदू स्त्रियां पुनर्विवाह के अधिकार का या पिता की संपत्ति में हिस्सा पाने का दावा नहीं कर सकती थी, जबकि मुस्लिम स्त्रियों को यह अधिकार प्राप्त थे। वास्तव में मुस्लिम स्त्रियों तक को इन अधिकारों से अधिक वंचित रखा जाने लगा। राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सबसे महत्वपूर्ण विकास क्रम तुर्कों द्वारा देश का राजनीतिक और प्रशासनिक एकीकरण था, जिसे बाद में मुगलों ने और बल प्रदान किया। हालांकि तुर्क और मुगल प्रशासन व्यवस्था अधिकतर उत्तर भारत तक सीमित रही, तो भी इसने अप्रत्यक्ष रूप से देश के दूसरे भागों को प्रभावित किया। चांदी पर आधारित सुंदर ढली मुद्राओं का आरंभ, सड़कों और सरायों का विकास तथा नगरीय जीवन की वरीयता ने व्यापार और हस्तशिल्प की वृद्धि पर सीधा प्रभाव डाला, जो 17वीं सदी में अपने चरम पर जा पहुंचा। मुगल काल में राजनीतिक एकीकरण के साथ ही एक एकीकृत शासक वर्ग की सृष्टि का भी प्रयास किया गया, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शामिल थे। लेकिन शासक वर्ग का घोर अभिजात चरित्र बना रहा और निम्न वर्गों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अवसर सीमित ही रहे। शासक वर्ग का अधिकतर उत्तर भारतीय चरित्र भी बना रहा। औरंगजेब ने बड़ी संख्या में मराठा और दक्कनी सरदारों को अमीर वर्ग में लाने की अवश्य कोशिश की। दक्कनी अमीर तो मुगल शासक वर्ग में घुल मिल गए,
पर मराठे घुल मिल नहीं पाए। इसमें संभवतः क्षेत्रीय और धार्मिक और सामाजिक पूर्वाग्रहों की भी भूमिका रही, क्योंकि उत्तर भारत के राजपूतों के विपरीत मराठा सरदार ऐसे सामाजिक समूहों से निकले थे जिन्होंने कभी राजनीतिक सत्ता का उपभोग नहीं किया था और कभी शासक वर्ग नहीं रहे थे, इसलिए मुगल उन्हें हीन समझते थे। मुगल अमीर वर्ग सम्राट पर निर्भर एक नौकरशाही के रूप में संगठित था, लेकिन उसकी आय मुख्यतः भूस्वामी किसानों की जोती हुई जमीनों से आती थी। किसानों से मालगुजारी की वसूली के लिए अमीर अंशतः अपने सैनिक अनुयायियों पर निर्भर थे और अंशतः जमींदारों की ताकत पर, जिनके अधिकारों और विशेष अधिकारों की रक्षा राज्य द्वारा उनके समर्थन के बदले में की जाती थी। इसलिए अधिकांश इतिहासकार तर्क देते हैं कि मध्यकालीन भारतीय राज्य मूलतः सामंती था। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान मंगोल हमलों से देश की रक्षा करना तुर्कों का महत्वपूर्ण योगदान था। बाद में मुगलों ने 200 वर्षों तक भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं को विदेशी हमलों से सुरक्षित रखा। इसके लिए भारत की रक्षा का दारोमदार काबुल गजनी लाइन पर रखा गया, जिसके उत्तर में हिंदकुश की पहाड़ियाँ थीं। मध्य और पश्चिम एशिया की राजनीति पर गहरी नज़र रखी जाती थी और कभी कभी उसमें सक्रिय भाग भी लिया जाता था। मसालों की धरती के रूप में भारत की प्रतिष्ठा तथा पूर्वी अफ्रीका समेत पूर्वी जगत के कपड़ा उत्पादक के रूप में उसकी स्थिति को देखकर यूरोपीय राष्ट्रों ने भारत से सीधे व्यापार संबंध बनाने का प्रयत्न किया। पूर्वी व्यापार की समृद्धि ने यूरोपीय राष्ट्रों की भूख को और बढ़ाया तथा उनके आर्थिक और प्रौद्योगिक विकास में तेजी पैदा की। उनके पास शायद ही कोई ऐसी वस्तु थी जिसकी पूर्वी जगत में मांग रही हो, लेकिन सोना चांदी अपवाद स्वरूप थे जो मध्य और दक्षिण अमेरिका में प्राप्त किए जाते थे। इसलिए अपनी अपनी सरकारों के समर्थन से यूरोपीय व्यापारियों ने भारत और एशिया के आंतरिक व्यापार में पैर जमाने का प्रयत्न किया। अनेक अवसरों पर उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाना चाहा ताकि उनकी आय का उपयोग भारतीय मालों की खरीद के लिए किया जा सके। जिस तरह डचों ने ईस्ट इंडीज़ यानी आज का इंडोनेशिया के साथ किया था। मुगल साम्राज्य जब तक शक्तिशाली रहा, यूरोपीय राष्ट्र इस उद्देश्य में सफल नहीं हुए। मुगल साम्राज्य के ह्रास तथा 18वीं सदी में भारत की महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं ने, जैसे नादिर शाह और फिर अफगानों के हमलों ने, तथा यूरोपीय राष्ट्रों के तीव्र आर्थिक विकास ने इन राष्ट्रों को इस योग्य बनाया कि वे भारत में और अन्य एशियाई देशों में भी अपने साम्राज्य स्थापित कर सकें। इतिहासकारों ने मुगल साम्राज्य के ह्रास और पतन के कारणों की व्याख्या के प्रयास किए, लेकिन आर्थिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में अनेक दूसरे एशियाई राष्ट्रों की तरह भारत यूरोपीय राष्ट्रों जैसा तेजी से विकास क्यों न कर सका। इसके कारणों का और भी विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान आवश्यक है। मुगल शासक वर्गों की अच्छी तरह समझते थे और इसी कारण वे यूरोपीय व्यापार कंपनियों को संरक्षण और समर्थन देते रहे, किंतु एक राष्ट्र के आर्थिक विकास में नौसेना की शक्ति के महत्व को वे शायद नहीं समझ सके। नौसैनिक शक्ति के रूप में भारत का पिछड़ापन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके बढ़ते पिछड़ेपन का ही अंग था। यांत्रिक घड़ी, जिसमें गतिशास्त्र संबंधी सभी यूरोपीय आविष्कारों का मेल था, वह भी 17वीं सदी में भारत में नहीं बनाई जा सकी। तोपखाने में यूरोपीय श्रेष्ठता मुक्त भाव से स्वीकार की जाती थी। जिन क्षेत्रों में भारतीय दस्तकार यूरोपीय विकासों को पकड़ने में सफल रहे, जैसे जहाज निर्माण के क्षेत्र में, वहाँ भी प्रवर्तन यानी इनोवेशन की कम ही योग्यता दिखाई पड़ती है। शासक वर्ग के जिस रवैये का हमने उल्लेख किया, उसके अलावा इस संदर्भ में सामाजिक ढांचे, ऐतिहासिक परंपराओं और विभिन्न वर्गों के दृष्टिकोण का भी महत्व है। पारंपरिक ज्ञान पर अधिक जोर था तथा उस ज्ञान का भंडार माने जाने वालों अर्थात ब्राह्मणों और मुसलमानों को अधिक सम्मान दिया जाता था। पाठ्यक्रम में लौकिक रुचि के अधिक वैज्ञानिक विषयों का समावेश करके पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने का अकबरी प्रयास इन्हीं तत्वों के दबाव के कारण असफल हो गया। भारतीय दस्तकारों की कुशलता और बहुलता ने ही यंत्र शक्ति को विकसित करने और उत्पादक उद्यमों में उसका प्रयोग करने के प्रयासों को बाधित किया, लेकिन अलगाव और रूढ़िवाद को जन्म देने में जाति प्रथा की भूमिका आज भी विवाद का विषय है। इस तरह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत संसार से पिछड़ा रहा तथा मुगल शासक वर्ग इस तथ्य से अनजान बना रहा
मिटने की राह पर बढ़ रहे तमाम शासक वर्गों की तरह मुगल शासक वर्ग भी भविष्य को रूपरेखा देने वाले विषयों की अपेक्षा तात्कालिक महत्व के विषयों में अधिक उलझा रहा, जिनमें उसके सुख आराम की वस्तुएं भी शामिल थी। इसके बावजूद भारत में इस काल में विभिन्न क्षेत्रों के विकास क्रमों को उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक एकीकरण के साथ सांस्कृतिक एकीकरण भी हुआ। भारतीय समाज दुनिया के उन थोड़े से समाजों में से एक था जो नस्ल, धर्म, भाषा के भेदों के बावजूद कमोबेश एक समन्वित संस्कृति का विकास कर सका। यह समन्वित संस्कृति रचनात्मक कार्यों के उस उबाल में प्रतिबिंब हुई जिसने 17वीं सदी को एक दूसरा शास्त्रीय काल बना दिया। दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ने चोलों की परंपरा को जारी रखा। बहमनी साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारी राज्यों ने भी विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक विकास क्रमों में योगदान दिया। 15वीं सदी में विभिन्न क्षेत्रीय रजवाड़ों में हुए सांस्कृतिक विकास क्रम को एक सीमा तक मुगलों द्वारा विकसित नए सांस्कृतिक रूपों में समन्वित किया गया। पर इस समन्वित संस्कृति पर दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों के दबाव पड़ते रहे। शासक वर्ग के विभिन्न भागों के परस्पर विरोधी और टकरा रहे हितों ने भी समन्वयवादी तत्वों को कमज़ोर किया। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो 19वीं सदी के मध्य तक यह मिलीजुली संस्कृति जारी रही। यह उन सभी संतों, विद्वानों और प्रगतिवादी शासकों के लिए कुछ कम श्रेय की बात नहीं है जिन्होंने इसे एक रूपरेखा दी। आर्थिक विकास और समृद्धि भी इस काल की पहचान थे। व्यापार और विनिर्माण का प्रसार हुआ, कृषि का भी प्रसार और सुधार हुआ, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न कालों में इनका विकास असमान रहा। मुगल गंगा की जिस वादी पर साम्राज्य के राजस्व संसाधनों का एक खासा बड़ा भाग खर्च करते रहते थे, उसके अलावा 17वीं सदी में तेजी से विकास करने वाले क्षेत्र गुजरात, कोरोमंडल तट और बंगाल थे। संभवतः कोई संयोग नहीं कि आधुनिक काल में और खासकर स्वतंत्रता के बाद यही क्षेत्र भारत के आर्थिक विकास में आगे रहे। मुगल साम्राज्य अगर रहता तो क्या भारत की आर्थिक प्रगति जारी रहती? यह भी एक औद्योगिक क्रांति होती। जहां 18वीं सदी में व्यापार और विनिर्माण का प्रसार मुगल साम्राज्य के पतन के बावजूद जारी रहा, वहीं पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी यूरोप की अपेक्षा भारत पिछड़ा रहा। मसलन अधिकतर विनिर्माण कार्य छोटे पैमाने पर जारी रहे, मशीनें शायद ही थीं और श्रमिक मामूली औजारों का ही उपयोग करते रहे। फलस्वरूप एक कारीगर चाहे जितना कुशल रहा हो और उद्यमी बन सके, कुछ हद तक जाति प्रथा और कुछ हद तक दस्तकारों के पास पूंजी का अभाव इसका प्रमुख कारण रहे। यह संपत्ति के घोर असमान वितरण का प्रतिबिंब था और इसने घरेलू बाजार को सीमित कर रखा था। 17वीं और 18वीं सदी में दादनी व्यवस्था का प्रसार हुआ। इससे उत्पादन तो बढ़ा, पर दस्तकार भारतीय विदेशी सौदागरों पर अधिक निर्भर होते चले गए। यही परिस्थितियां थी जब अंग्रेज़ों ने भारत को जीता और उसे एक उपनिवेश बना लिया जो पहले की तरह पूर्व का विनिर्माण केंद्र न रहकर कच्चे मालों की आपूर्ति करने लगा। यही उतार चढ़ाव है जो इतिहास के अध्ययन को रोचक और लाभदायी दोनों बनाते हैं।